बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है, अपने न्यू नावल स्टार्ट करना है। आज हमने उसकी फर्स्ट एपिसोड रीड करनी है। और ये जो नया नावल है ये भी उसी बेस पे है जो सिकंदर शाह वाला था, यानी कि जालिम हीरो बेस्ड, रूड हीरो बेस्ड और रिवेंज बेस्ड। किडनैपिंग भी शायद अली गल्ला के है, फोर्स्ड मैरिज बेस, इस तरह की हैं ये सारे ना। इसमें भी हीरो बड़ा ही बगारत किस्म का आदमी है। ठीक है, तो अभी आज इसको स्टार्ट करते हैं। होप सो यू पीपल विल लाइक इट एंड इंजॉय इट टू विद मी। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ मैं कमेंट्स मैंने पढ़े, वो आज इंशाल्लाह इधर दोबारा रीड करेंगे एंड पे वीडियो के, पिछले 2 दिनों के। आए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने नावल की पहली एपिसोड। पाकीज़ा, तुम अभी तक ऐसे बैठी हो? प्लीज़ हिम्मत करो यार, अभी से हिम्मत मत हारो। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सना इस वक्त अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए बाहर आई तो पाकीज़ा के कमरे की लाइट ऑन देखकर इसी के कमरे में आ गई। और पाकीज़ा ऐसे ही बैठी थी जैसे वो इसे शाम में बिठा कर गई थी। रो रो कर इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आप भी, वो अभी तक नहीं आए ना? पाकीज़ा ने टूटे लहजे में सना से कहा तो हुमा को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। पाकीज़ा ने निकाह वाला जोड़ा अभी तक सेबतन किया हुआ था। मैरून रंग की फ्रॉक और सर पर इसी रंग का दुपट्टा, सोने का भारी सेट पहने पाकीज़ा वाकई खूबसूरत लग रही थी। 19 साल की उम्र, चेहरे पर बेहद मासूमियत लिए बिलाशबा वो एक हसीन लड़की थी। आशिर आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, हुमा ने इसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। वो मेरी वजह से नहीं आए ना घर? पाकीज़ा के रोने में और रवानी आ गई। नहीं नहीं यार, वो है ही ऐसा, रात को देर से घर आता है। अच्छा अब जाओ चेंज करो और आराम करो, हुमा ने बेड से उठते हुए कहा। जी। पाकीज़ा ने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बज रही थी। बाजी, बिया कहाँ है? हुमा कमरे से बाहर जाने लगी जब पाकीज़ा ने पूछा। बिया मेरे पास है, सो रही है। अब तुम भी आराम करो, मुझे ठीक नहीं लग रही। हुमा ने फिक्रमंदी से कहा और चली गई। हुमा के जाने के बाद पाकीज़ा हिम्मत करके उठी और अपने सूटकेस में से एक हल्के रंग का जोड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो वापस आई और बेड के एक तरफ लेट गई, लेकिन नींद से कहाँ आनी थी। ज़बरदस्ती ब्याह हो गया कि दुल्हनिया है जिन्हें नगार जोड़े बैठी गई है। समझौता दूसरों के सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन जिसने किया वो कितना बेसकून है ये कोई नहीं जानता। नो डाउट, ये तो है। वो गाड़ी में पिछले 2 घंटों से बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इस वक्त इसकी गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी। 2 घंटे पहले भी वो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे वक्त पर सिर्फ तुम्हारा हक है। देखो आज भी ये वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, बड़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद रंगत और आंखें सुर्खी माइल जैसे कई रातों से सोया नहीं हो। चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी लिए वो काफ़ी वजीह मर्द था। 28 साल की उम्र में वो अपनी सलाहियतों की बिना पर मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में से एक था। अगर कोई इसे इस वक्त देख लेता तो यकीन न कर पाता कि ये हाशिर अली शाह है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग दुम हिलाते हैं। अब इसकी गाड़ी का रुख मस्जिद की जानिब था। अच्छा, वो जी बीवी इंतज़ार कर रही है? पाकीज़ा, अच्छा हाशिर। दुनिया में ऐसे भी मर्द मौजूद है जो सजदों में अपने इश्क के लिए रोया करते हैं, जिसकी नज़र हर औरत पर नहीं पड़ती, जिसके दिलो दिमाग में बस एक नाम, एक चेहरा और एक आवाज़ गूंजती है, और वो हर किसी से इश्क नहीं लड़ाता, हर किसी के पीछे नहीं भागते। तो फिर हर किसी के पीछे नहीं भजते तो फिर कब्रिस्तान दे विच ही रख लैंदा अपना ठिकाना। मतलब किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद ना करता। जामिन कहाँ खोया हुआ यार, कब से बात कर रहा हूँ मैं तुझसे, लेकिन तो अपनी सोचों में गुम है, अली ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। अली, सलमान का पता चल गया, जामिन ने चेयर से उठते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त थाने में थे। अली एक केस के बारे में इसे डिस्कस करने आया था, लेकिन इसने महसूस किया कि जामिन खोया खोया से। क्या? तू कहाँ जा रहा है? अली इसकी बात पर हैरान हुआ, मगर जामिन को जाता देखकर सवाल कर दिया। एक ज़रूरी काम है, मुझे कुछ देर तक आऊँगा, जामिन ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। अच्छा यार, एक बेस दसनी भूल गई सी, पुलिस ऑफिसर भी अब रत हीरो साडा। जामिन, अच्छा मेरी बात तो सुन, अली ने जल्दी से कहा, कहीं वो चला ही ना जाए। हाँ बोल, जामिन ने मोबाइल पर नज़र जमाते हुए कहा। जामिन, मैं कह रहा था यार छोड़ ना, क्यों इंतकाम लेना चाहता तू? इससे क्या हो जाएगा? वो वक्त तो वापस नहीं आएगा, अल्लाह पर छोड़ दे सब कुछ, इन चक्रों में मत पड़।
علی سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ ایک بار زامن نے جو کہہ دیا وہ ضرور پھر ویسا ہی کرے گا، چاہے جتنا بھی کوئی اسے سمجھا لے۔ یہاں پر تو معاملہ بھی کچھ اور تھا۔ زامن کبھی اپنے دشمن کو نہیں بخشتا تھا، اور یہ تو وہ دشمن ہے جسے وہ کئی سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تیرا مطلب یہ ہے میں سب بھول جاؤں، معاف کر دوں اسے؟ زامن کے ماتھے پر لاتعداد شکن آئے۔ نہیں نہیں یار، میں تو بس... علی زامن کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ غصے میں تو وہ خود علی کو بھی نہیں بخشتا تھا، اس لیے فوراً اپنی بات کا مطلب سمجھانا چاہا، لیکن زامن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ پھر زامن نے ایک سرد نظر علی پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حورین بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں جی ناشتے کے لیے۔ حورین شیشے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ بلو جینز پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، سنہری بالوں کو کیچر میں قید کیے، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کالج میں فرسٹ ایئر کی بہت ذہین اسٹوڈنٹ اور سلمان علی شاہ کی بڑی اور اکلوتی بیٹی ہے۔ ہر وقت ہنستے مسکرانے والی حورین اپنے نام کی طرح ایک حور ہے، چہرے پر بلا کی معصومیت جو ایک بار دیکھ لے پھر مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ آ رہی ہوں بوا، آپ چلیں۔ حورین تھوڑے بوا کی جانب مڑی اور جواب دیا۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب پاکیزہ کی آنکھ کھلی۔ رات اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب روتے روتے سو گئی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی، اس کا مطلب وہ ابھی تک نہیں آئے۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اپنوں کے کچھ فیصلے ہمیں زندہ تر غور کر دیتے ہیں اور ہم اس پر اف بھی نہیں کہہ پاتے۔ میرا بچہ، آج اپنی باقی بات مان لو۔ عاشر بہت اچھا بیٹا، ابھی وہ غم میں، لیکن دیکھنا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، رضیہ بیگم پاکیزہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا عاشر ہے تو وہ حاشر سی جڑا قبرستان چ بیٹھا تھی۔ امی پلیز ایسا نہیں کرے، یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ حاشر بھائی سے کیسے... اچھا حاشر ہی ہے، عاشر نکاح کر سکتی ہوں میں؟ پلیز امی آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ پاکیزہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی بات مان لے۔ بیٹا اگر تیرا نکاح حاشر سے نہ ہوا تو آپا ثنا کی بھی اپنے بیٹے سے منگنی توڑ دیں گی۔ بچپن سے مانگا ہوا آپا نے ثنا کو۔ ساری دنیا کو پتہ اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو ثنا کا کیا ہوگا؟ رضیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ آج ثنا دی خاطر یہ دوجی نو قربان کر دو۔ پاکیزہ جانتی تھی اس کی بہن بچپن سے احمد کو چاہتی ہے۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ابا اور پاکیزہ کے پاس بیٹھ گئے۔ پاکیزہ، تمہارے باپ کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں بیٹا۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے آباد ہو جائیں، وہاں میں برباد ہی ہو جائیں۔ ابا نے پاکیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پاکیزہ نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ حورین کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ندا نے حورین کے ہاتھوں سے نوٹس لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ ندا مجھے فیل ہو رہا ہے کوئی مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ حورین کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ کیا مطلب؟ ندا کو حورین کی بات سمجھ نہ آئی۔ ندا مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، پتہ ہے کل میرا کالج کارڈ کہیں کھو گیا تھا، لیکن آج وہ میرے بیگ میں سے ملا مجھے۔ حورین نے پریشانی سے ندا کو بتایا۔ او ہو یار، اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہی ہے تم، کیا ہو گیا؟ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اتنا مت سوچو۔ ندا نے اتنا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی... حورین کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے، یہ اس کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں نا، اچھا چلو یار، سر مزمل کی کلاس کا ٹائم ہونے والا، اگر لیٹ ہو گئے نا تو سر نے بہت عزت افزائی کرنی ہے ہماری۔ ندا نے حورین کا دھیان بٹانے کی وجہ سے مذاق میں کہا۔ ساڑھے سر وغیرہ آئے دے سر مزمل بھی۔ ہاں چلو، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، یہ وہم ہی ہوگا میرا، حورین نے کہا اور سر چٹک کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی ان دونوں کا رخ اپنی کلاس کی طرف تھا۔ وہ اس کی ہر لیکن کچھ وہم نہیں ہوتے، وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ تو بات جو ہے خمیازہ بھی بھگتے گی۔ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، وہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب ہنستی ہے، کب روتی ہے، کب کالج جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کے کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ باہر آئی، جین شرٹ میں، اسکارف گلے پہ لپیٹے، کھلے بال۔ اس کی حلیے کو دیکھ کر زامن کے ماتھے پر لاتعداد شکن ابھرے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ تو ابا لگنا ہوتا جی تو مورا تھپڑا نہ لال کرنا، تیرا منہ میں نہ کر دیا لال۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی غرض سے بار بار اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا تھا۔ کسی لڑکی اور لڑکے سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گاڑی کی طرف بڑھی۔ کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مگر شاید اس کا دھیان نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب زامن گاڑی سے نکلا، وہ گری ہوئی چیز اٹھائی، اسے دیکھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لی۔ پھر زامن اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی تو زامن نے اپنی گاڑی بنگلے کے باہر کچھ دور کھڑی کی اور ایک نظر اس بنگلے پر ڈالی۔ بہت جلد ملیں گے، زامن نے شاطرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پاکیزہ کافی دیر سے بیا کے رونے کی آواز سن رہی تھی، پھر اس سے رہا نہ گیا تو کمرے سے باہر آئی اور اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے بیا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر 2 ماہ کی بچی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پاکیزہ نے آگے بڑھ کر بیا کو اپنے سینے سے لگا اور روتی ہوئی بیا کو چپ کرانے لگی۔ پھر اس نے بیا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کا دودھ بنانے لگی۔ پھر پاکیزہ نے بیا کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلایا۔ اچھا آلو او بیوی وہ مر گئی ہے تو اپنی پہلی بیوی دی یاداں چ یا ہلے تے اون دے گھر لے دوجا ویاہ کرا کے لے، سیکنڈ میرج بیس بھی ہے جی، لگ گئی سمجھ ریج کو۔ اوہ سوری یار، مجھے دیر ہوگی۔ سونی اتنا تنگ کر رہا تھا، بیا کو بھی جگا دی اس نے۔ ہائے میری بچی بہت رو رہی تھی۔ کوئی بات
सना ने कमरे में आकर कहा, कोई बात नहीं सना आपी, बिया को मैं संभाल लेती हूँ। किदी है भला बिया? पाकीज़ा ने बिया के गाल पर प्यार करते हुए कहा, नहीं नहीं यार, नई हवेली दुल्हन हो तुम, और ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने अपना? सना ने पाकीज़ा के आम से लॉन के कपड़ों को देखते हुए कहा, भाई तुम आशिर अली शाह की बीवी हो ना? आशिर के हाशिर, तुझे मेरे दास दो की पढ़ना। शान से रहो यहाँ पर, तैयार हो करो। सना ने पाकीज़ा के पास बैठते हुए खुशगवार मूड में कहा, रहने दे सना भी, ज़बरदस्ती की शादी में रस्मों की ज़रूरत नहीं होती। पाकीज़ा की आंखों में पानी तैरने लगा। पाकीज़ा क्या हो गया यार, रो रो कर आंखें सुजानी है तुमने अपनी? खैर खुदा खैर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। सना ने पाकीज़ा के आंसू साफ करते हुए कहा, बीबी जी वो साहब कह रहे हैं बिया बिटिया को इनके पास लाऊं। पाकीज़ा के कुछ कहने से पहले कमरे में मुलाजमा दाखिल हुई और कहने लगी, आशिर आ गया? सना ने मुलाजमा को देखकर पूछा, जी बीबी जी अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा कहाँ है वो? सना ने मुलाजमा से फिर पूछा। जी वो अपने कमरे में। मुलाजमा ने जवाब दिया। बीबी जी, सना ने पहले मुलाजमा को, तुम जाओ अपना काम करो, पिया को पाकीज़ा ले जाएगी कमरे में। सना ने पहले मुलाजमा को कहा, फिर पाकीज़ा की तरफ देख कर कहा, बीबी जी वो साहब जी ने कहा कोई इनके कमरे में ना आए। मुलाजमा ने फ़ौरन आशिर की हिदायत बताई, ले जाओ बिया को। सना ने कुछ सोचते हुए कहा तो मुलाजमा बिया को लेगी। पाकीज़ा ले चलो जाओ अपने कमरे में। मुलाजमा के जाने के बाद सना ने पाकीज़ा को कहा, अभी प्लीज़ अभी नहीं। पाकीज़ा भी रोने लगी। क्यों अभी क्यों नहीं? वो कल शाम का निकला हुआ आ रहा घर, और तुम ऐसे करोगे तो सब कैसे ठीक होगा? आहो सारे कोश बर्दाश्त कुड़ी करे बस। सना ने पाकीज़ा का हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया, खुद भी उठ खड़ी हुई। प्लीज़ आपी, पाकीज़ा ने रोते हुए कहा। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। पाकीज़ा अगर अम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बस। अब सना ने पाकीज़ा को कमरे से बाहर खड़ा कर दिया, खुद बाथरूम में चली गई। पाकीज़ा ने बेबसी से सना को जाता देखकर खुद भी भारी कदमों से इस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ पर वो कल शाम से मौजूद थी। जब वो घर आया तो दोपहर के 3 बज रहे थे। इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। अपने कमरे में जाकर इसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले, वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर निकला तो मुलाजमा को आवाज़ दी और इसे बिया को लाने का कहा। थोड़ी देर में मुलाजमा बिया को लाई तो इसने बिया को अपने सीने से लगा और इसे प्यार करने लगा। बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस, बाबा की डोल, बाबा की ज़िंदगी, मेरी प्यारी बेटी। बाबा को मिस किया आपने? बाबा की जीने की वजह। आशिर सोई भी बिया को सीने से लगाए प्यार से बातें कर रहा था कि इतने में से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक नज़र दरवाजे से अंदर आती पाकीज़ा को देखा तो इसके माथे पर शिकन उभरे और इसने अपनी आंखें सोने की गर्द से बंद कर ली। जब वो कमरे में आई तो आशिर बेड पर लेटा हुआ था और बिया को अपने सीने पर लटाया हुआ था और इससे बातें कर रहा था। पाकीज़ा को यह मंजर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आशिर ने एक नज़र इसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली तो पाकीज़ा को अपना आप बहुत मामूली लगा। बेहद आंसू इसे अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। अल्लाह मुझे सब्र देना। पाकीज़ा ने दिल में दुआ की और बेड के सामने सोफे पर आकर बैठ गई। आंखें मुसलसल इसके आंसू पर सहा रही थी, लेकिन मुकाबिल को उसका कोई एहसास नहीं था। वो शायद अब नींद की वादियों में उतर चुका था। जामिन क्या हो गया तुझे? तू इतना गिरा हुआ सोच सकता है? इंतकाम ने तुझे इतना अंधा कर दिया? तू एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है? अली को वाकई जामिन की बातों पर गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वो दोनों हवेली में मौजूद थे। वो दोनों कुछ देर पहले थाने से आए थे और दोनों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, वो बीवी है मेरी, कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी इसकी। सामी ने रिवॉल्वर को दराज में रखते हुए कहा, हैं बीवी है? चाइल्डहुड निकाह बेस भी है? यही तो मैं तुझे कह रहा हूँ यार, बीवी है वो तेरी, इसे अपना इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना कर। क्या कसूर है इसका? जामी ने अपने बचपन के दोस्त को मायूसी से पूछा। सलमान की बेटी होना ही इसका सबसे बड़ा कसूर है, और तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? यही कहा है ना कि मैंने अपनी बीवी को अपने घर लाना चाहता, तो इसमें क्या बुराई है? हाँ बोल। जामिन को अली पर गुस्सा आने लगा। पता है मुझे, सलमान से बदला लेने के लिए इसकी बेटी को लाना चाहता है तू। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तेरे क्या इरादे हैं तेरे। अली कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जामिन के माथे पर शिकन देकर चुप हो गया। फिर अली अपनी जिगरी दोस्त को बेबसी से देखकर हवेली से चला गया। हाँ, अभी तो तुम मेरे इरादे जानते ही नहीं हो। मैं तो इससे भी बहुत आगे की सोच रहा हूँ। इतना जलील करूँगा मैं सलमान को कि दुनिया को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। कितना किया सलमान ने। जामिन के चेहरे के तासुरात बहुत सख्त थे। अली सही कह रहा था, वो इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा था। इंस्पेक्टर अली, आप अपनी टीम के साथ मिलकर इन पर नज़र रखेंगे। हाँ। इंस्पेक्टर अली, आप अपनी टीम के साथ मिलकर इन पर नज़र रखेंगे और इनके चेलों को बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये गद्दार है और मैं अपने मुल्क से गद्दारी करने वालों का वो हशर करूँगा वो फिर किसी से भी वफा करने के काबिल नहीं रहेंगे। जामिन के चेहरे पर बेहद संजीदगी थी, आवाज़ रोबदार थी। वो अपनी टीम को हदायत दे रहा था। सर, हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। अली की आवाज़ में जोश था। मैं अपनी टीम में मौजूद एक एक को वार्न कर रहा हूँ। अगर किसी ने गद्दारी की या हमारे सीक्रेट्स दुश्मन तक पहुँचाए तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इन दोनों गद्दार ऑफिसर्स का अंजाम आप सबके लिए सबक है। जामिन के चेहरे पर बेहद सख्ती थी। गॉट इट?
यस सर। 6 नौजवानों की एक साथ आवाज़ आई। आप सब जाग सकते हैं। जामिन के कहते सब एक लाइन में होकर बाहर निकल गए। अली यार, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना, तू यहाँ सब देख ले। सबके कमरे से जाते जामिन ने अली को मुखातिब करते हुए कहा। जामिन अली से सीनियर था, वो किसी के साथ बेतकल्लुफ़ नहीं होते थे, मगर हकीकत में दोनों में गहरी दोस्ती थी। अभी भी जामिन ने दोस्तों वाले अंदाज में कहा, इस ज़रूरी काम की नोयत पूछ सकता हूँ मैं तुझसे? अली कुछ दिन से नोट कर रहा था जामिन काफ़ी देर गायब रहता है, तेनू तो ज़रूरी दसेगा। नहीं पूछ सकता, जामिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज वो कुछ खुश लग रहा था, ये बात अली महसूस कर रहा था। जामिन का चेहरा गौर से देख रहा था। चल अब मैं चलता हूँ, जामिन ने रिवॉल्वर और वॉलेट उठाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन अली किसी गहरी सोच में डूब गया। जामिन अली शाह एक बहुत काबिल ऑफिसर था। दुश्मन इसका नाम सुनकर ही कांपते थे। बहुत कम वक्त में इसने बहुत तरक्की हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से अपने मुल्क से मोहब्बत और काम में दिलचस्पी थी। जामिन का मिजाज काफ़ी सख्त और रोबदार था, जिसकी वजह से हर कोई इससे डरता था। ये इसकी जॉब का तासर था कि हर वक्त इसके चेहरे पर सख्ती रहती थी। 27 साल उम्र, गोरी रंगत, ऊंची कद्दोकामत, चौड़ी जिसामत और इसके चेहरे पर हर वक्त संजीदगी रहती थी। वो एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था, हामिल था। पापा देखें इसे, ये इतनी तेज़ हो गई, इसने इतनी चालाकी से मुझसे अपना सारा असाइनमेंट कंप्लीट करवा लिया। इतना ही दिमाग अगर तुम अपनी स्टडीज़ पर लगा लो तो काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए तुम्हारे। हुरैन ने सलमान के सामने रामीन के कारनामे बयान करते हुए कहा। रामीन ने बाप के सामने रोने वाली शक्ल बना ली कि कहीं इसके कारनामे सुनकर सलमान इसे डांट ही न दे। ओहो हुरैन बेटा, छोटी बहन है वो आपकी, आप प्यार से पढ़ाया करो इसे। सलमान ने रामीन को गले लगाते हुए प्यार से हुरैन को समझाया। पापा आप नहीं जानती मैडम मेरे से पढ़ती कहाँ है, उल्टा मेरा भी टाइम वेस्ट करती है। हुरैन सलमान की दाएं जानिब सोफे पर बैठ गई, जबकि सलमान की बाएं जानिब रामीन पहले बैठ चुकी थी। सलमान ने दोनों बेटियों के गिर्द बाजू फैलाए बारी बारी दोनों के सर पर प्यार किया। पापा मैं क्या करूं, अगर मैं आप ही की तरह बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकती? रामी ने चेहरे पर मसनूई उदासी लाते हुए कहा, जबकि वो इतनी मासूम नहीं थी। अच्छा बस अब दोनों चुप करो, तुम दोनों तो मेरी प्यारी बेटी हो। और हुरैन तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, कभी ज़िद नहीं की मेरी बेटी ने, कभी पापा को तंग नहीं किया, हर बात मानती है मेरी बेटी। बेटा रामीन आप भी अपनी आप ही की हर बात माना करो। सलमान दोनों बेटियों को प्यार से समझा रहा था। बस तेरी एडी अच्छी बेटी होंदा ही मैं लगता तमान पर ना पैना। हुरैन सही कह रही है, ये बहुत तेज़ हो गया, आपके लाडले प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया। समिया बेगम सामने वाले 1 सीटर सोफे पर बैठती हुई बोली। मामा हर वक्त डांटती है मुझे। रामीना बाकायदा रोने की तैयारी करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि इसके बाप के सामने कोई इसकी शान में गुस्ताखी करे। ओहो भाई, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मेरी बेटी को कुछ नहीं कहेगा। सलमान ने मजनू गुस्से से कहा और रामीन को अपने सीने से लगा लिया। पापा मैं भी। हुरैन ने सलमान को रामीन के गले लगाते हुए कहा तो सलमान ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। सलमान शाह की 2 बेटियां थीं, हुरैन और रामीन। हुरैन 16 साल की, जबकि रामीन 15 साल की। हुरैन बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत लड़की थी, हर बात में आराम से मान लेने वाली, जिद ना करने वाली, नरम लहजे वाली, सबकी हमदर्द। जबकि रामीन सिर्फ शक्ल से मासूम थी, बेहद शरारती, यहाँ तक कि अक्सर वो हुरैन को बेवकूफ़ बनाकर अपनी बात मन इससे अपने बहुत से काम करवा लेती और सलमान और समिया बेगम से जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। आशिर थोड़ा वक्त दोगे, अपना बात करनी है तुमसे। सना आशिर के कमरे में आई, पाकीज़ा और बियामी के कमरे में थी। आशिर खिलाफ मामूल आज इस वक्त घर पर था, तो सना ने सोचा आज आशिर से इसके और पाकीज़ा के बारे में बात करे। हाँ आओ बैठो। आशिर ने लैपटॉप को बंद करते सामने पड़े टेबल पर रखा और अपने पास सोफे पर सना को बैठने का इशारा किया। आशिर तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम मम्मी से नाराज़ हो, इनका शीज़ा के साथ हमेशा बुरा रवैया रहा था। मैं जानती हूँ तुम शीज़ा से बहुत प्यार करते थे, शीज़ा को भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब पाकीज़ा तुम्हारी बीवी है, कम से कम पाकीज़ा को इसका जायज़ हक तो दो। वो इस रिश्ते को अच्छी तरह निभा रही है, बिया को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करती है, तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं। सना ने आशिर के चेहरे को उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी बात मुकम्मल करके रुकी। सना मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। आशिर ने धीमे लहजे अपनाना चाहा, लेकिन न चाहते हुए इसने सख्ती से कहा। आशिर एक लड़की के 1000 अरमान होते हैं, तुम दोनों का निकाह बहुत सादगी से हुआ, लेकिन अब वो तुम्हारे निकाह में, वो बहुत अच्छी लड़की है, इससे बेहतर बिया का कोई इतना ख्याल नहीं रख सकता। सना ने आशिर को इल्तिजाइया नज़रों से देखते हुए कहा। सना इससे कहो मेरी बेटी से दूर रहे, मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। हाँ और सारे जहाँ अंदा अब्बा जी है, सारा कुछ आप ही कर लेगा। आशिर के चेहरे पर बेइंतहा सख्ती थी। वो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ हादसे इंसान को बदल देते हैं। आशिर कब तक ऐसे रहोगे, वो कब तक तुम्हारा इस सख्त रवैया बर्दाश्त करेगी, कुछ तो एहसास करो इसका। सना तो आज ठान के आई थी कि आशिर को एहसास ज़रूर दिलाएगी, तो ना करे बर्दाश्त, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब क्या आशिर की आवाज़ ऊंची होगी। आशिर अम्मी भी नोट करिए तुम्हारा रवैया पाकीज़ा के साथ, तुम बात तो दूर की बात है, इसकी तरफ देखते भी नहीं हो, क्या कमी है इसमें। आशिर की बात पे सना का दिल दुखा, इसका भाई तो बहुत एहसास करने वाला था, वक्त ने इसे बेहिस बना दिया। अम्मी ने शादी करवा दी ना, बस अब मेरी मर्ज़ी, मैं निभाऊँ या ना निभाऊँ, इन्हें पता होना चाहिए ज़बरदस्ती की शादी का अंजाम ऐसा ही होता है।
आशिक के लहजे में अजियत सना ने भी महसूस की। वो जानती तो थी आशिर शीज़ा को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। आशिर मर्द अपनी किड्डी किड्डी सालां दी रफाकत दी बीवी दी रफाकत नूं भुल जांदा ते पहली मोहब्बत नूं नहीं भुलदा। हट हो गई। कुछ होंदे जेह्ड़े नहीं भुलदे, जेह्ड़े रोग ला के बही जंदे आ, लेकिन मोस्टली तो भुल भुला जाते हैं। हाय अज मेरी ना हाय हाय हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एड़ी में ना पता नहीं कुछ हो गया है। मैं आज अंग जोड़ जोड़ दुख रहा है और ना नींद पूरी नहीं हो रही, वैसे छींके, जिसम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खलियाँ पड़ी हुई हैं एड़ी में, पता नहीं क्या हो गया यार, बड़ी दर्द कर रही है। अब कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा के तो फिर सोवांगी। सना ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन आशिर उठ खड़ा हुआ और सना को कुछ कहने से हाथ के इशारे से रोक दिया और कमरे से बाहर चला गया। सना ने अपने भाई को जाता देखा और खुद भी इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। सना का शौहर मुल्क से बाहर जॉब करता था। सना भी पहले अपने शौहर के साथ ही थी, लेकिन आशिर की बीवी शीज़ा की मौत की वजह से इसे पाकिस्तान आना पड़ा, क्योंकि अकेले इनकी अम्मी बिया को संभाल नहीं सकती थी और ना वो बिया को नौकरों के हवाले कर सकते थे। नाहिद बेगम के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी सना, फिर आशिर और फिर सलमान। अच्छा 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 अच्छा। सलमान ने अपना बिजनेस इस्लामाबाद में सेटल किया हुआ था। नाहिद बेगम ने आशिर की बीवी के मरने के 2 माह बाद अपनी बहन से पाकीज़ा का रिश्ता मांगा, किसी तरह इन्हें राज़ी कर लिया। फिर मरने की धमकी देकर आशिर को भी निकाह के लिए राज़ी कर लिया। ज़ामिन अपने कमरे में अंधेरा किए सोफे पर बैठा था। दोनों टांगें सामने पड़े टेबल पर रखी हुई थी और मुसलसल सिगरेट नोशी कर रहा था। वो अब तक सिगरेट की 3 डब्बियाँ ख़त्म कर चुका था। ट्राउज़र और टी शर्ट पहने हुआ आरामदेह लिबास में था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, जिसके तसलसल को मोबाइल फ़ोन के बेल ने तोड़ा। पास पड़ा फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर नंबर देखा और यस करके कान से लगा लिया। हाँ शाहिद, क्या खबर है? ज़ामिन ने सिगरेट का कश लेते हुए पूछा। शाहजी, आपने सही कहा था, सलमान अभी 4 महीने पहले कराची शिफ्ट हुआ है। इससे पहले वो पिंडी में था। पिंडी वो 2 साल रहा है। शाहिद ज़ामिन का वफ़ादार आदमी था। ज़ामिन अक्सर अपने काम शाहिद के ज़िम्मे लगाता, जिसे शाहिद बखूबी करता था, क्योंकि वो ज़ामिन के हुक्म का ग़ुलाम था। इसका मतलब वो 2 साल पहले पाकिस्तान आ चुका और मैं बेखबर रहा। ये कहने के साथ ज़ामिन ने पास पड़े वॉच को उठाकर फर्श पर दे मारा। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि शाहिद भी सहम गया, तो समझ गया कि ज़ामिन गुस्से में आ चुका है। हाँ और कुछ शाहिद? आपके ज़ामिन की आवाज़ बेहद सख्त थी। शाहजी वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ डिफेंस में रहता है। इसका कारोबार इस्लामाबाद और कराची के अलावा कनाडा में भी है। वो अक्सर कारोबारी मामलात की वजह से कनाडा आता जाता रहता है। शाहिद ने एक ट्रांस की तरह बोलना शुरू किया, फिर बात मुकम्मल करके रुका और ज़ामिन के हुक्म का इंतज़ार करने लगा। शाहजी आगे क्या हुक्म है? जब ज़ामिन शाह खामोश रहा तो शाहिद ने फिर सवाल किया। हाँ शाहिद, तुम बस सलमान पर नज़र रखो, इसके हर काम पर। सलमान ने बड़ा नाम बना लिया ना अपना, देखना मैं इसे इतना बदनाम करूँगा कि दुनिया से अपना मुँह छुपाता फिरेगा वो। ज़ामिन के लहजे में बेहद नफरत थी, जैसे अगर इस वक्त सलमान इसके सामने होता तो ज़ामिन इसका हुलिया बिगाड़ देता। जी शाहजी, जो हुक्म आपका, शाहिद ने ताबेदारी से कहा और फिर ज़ामिन ने कॉल काट कर फ़ोन टेबल पर रख दिया। सलमान, अब देखना मैं करता क्या हूँ। इतना तड़पाऊँगा तुम्हें, ज़िंदगी को तंग कर दूँगा तुम पे। रोज़ जियोगे, रोज़ मरोगे तुम। तुम्हारी बेटी के ज़रिए तुम्हें तड़पाऊँगा। तुम्हारी जान अपनी बेटियों में ना, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को अजियत दूंगा, जिससे तुम तड़पोगे। जा बेगैरता, ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਲਓ। लानत है। ज़ामिन नफरत से कहे जा रहा था। इसकी आंखें ज़ब्त की वजह से सुर्ख हो रही थी। इसका दिल कर रहा था वो सारी दुनिया को आग लगा दे, बस कुछ दिन, फिर मैं अपना इंतकाम लूँगा। अब के ज़ामिन के चेहरे पर एक शातराना मुस्कुराहट आई। लगता है कि थप्पड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा, मेरे रास्ते से हटो। रामिन इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थी। अपने दोस्तों के साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई थी। पिंक कलर की मैक्सी और बाल पोनी टेल में बांधे बहुत अच्छी लग रही थी। वो इसकी क्लास का एक लड़का था। पार्टी में भी वो रामीन से फ्री होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामीन ने इसे खास नहीं डाली और जब वो घर जाने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ आई तो वो इसके पीछे और रामीन का हाथ पकड़ लिया। तभी रामीन ने गुस्से में से थप्पड़ मार दिया और अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया। वो लड़का अपनी गाल पर हाथ रखे हैरान परेशान खड़ा था। रामीन के कहने पर एक तरफ होकर रामीन आगे बढ़ गई। अभी रामीन जल्दी में आगे बढ़ी थी कि वो किसी से पूरी तरह टकराई। आह, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते आप? रामीन को पहले बहुत गुस्सा आया था, इसलिए गुस्से में बोली, जबकि वो जानती थी गलती इसकी खुद की है। वो जल्दी में आगे बढ़ रही थी, मुखालिफ अपनी सिमत में ही जा रहा था। मेरे ख्याल से देखकर आपको चलना चाहिए। अली वहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, भी जाने लगा कि रामीन से टकरा गया। अल्लाह, अली साहब भी कपल आ गया। आज का दिन ही बहुत बुरा, अजीब लफंगे लोगों से टकराव हो रहा है। रामीन को पहले बहुत गुस्सा आया था, इसलिए गुस्से में बोली। पैंट शर्ट पहने, सर पर ब्राउन कैप पहने वो लंबा चौड़ा लड़का रामीन को डिसेंट सा लगा, लेकिन इसे अपना गुस्सा किसी पर तो उतारना था, तो इसे अली को तंग करना अच्छा लगा। वो ऐसी शरारती थी, कुछ देर पहले का बिगड़ा मूडा बच्चा हो गया था इसका। इदा दी शरारतां जो बाहर वाले किसी ना करो ना, तो फिर जो महंगियाँ पहनियाँ तो देखो रामीन बीबी ने पहनियाँ कि नहीं पहनियाँ। अली की तो इसकी बात पर आंखें हैरत से फैल गई। वो छोटी सी लड़की से लफंगा कह रही थी। व्हाट? अली को इसकी बात पर गुस्सा है, जबकि रामीन चेहरे पर आई मुस्कुराहट को मुश्किल से छुपाती आगे बढ़ गई। अली के चेहरे के तासुरात देखकर इसे मजा आया था। सुनो,
अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि इसे पीछे से अली ने पुकारा, वो इसी की तरफ आया था। ओहो, क्या मसला है? अब क्या रामीन को गुस्सा है क्योंकि इसे काफ़ी देर हो रही थी। वो समिया बेगम से सिर्फ 2 घंटे की बमुश्किल इजाज़त लेकर आई थी, जबकि अब 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। अभी से काफ़ी टेंशन हो रही थी, मामा से डांट ज़रूर पड़ेगी आज तो। जब रामीन जाने के लिए मुड़ी तो इसी वक्त अली की नज़र इसकी पुश्त पर पड़ी। रामीन की मैक्सी की जिप जबकि गर्दन से नीचे कमर तक आ रही थी, वो ऊपर से कुछ खुल चुकी थी, जिससे रामीन का जिस्म कुछ उरियाँ हो रहा था। अल्लाह, जिप खुली भी तो नहीं पता बीबी ने। अली को ये बात नज़रअंदाज करना अच्छा न लगा, इसलिए वो एक लम्हे भी ज़ाया किए बगैर रामीन के करीब आया और इधर उधर देखते हुए जिप बंद कर दी। इसे इतनी देर में अंदाज़ा हो गया वो आराम से इसकी बात नहीं सुनेगी। अली जब अचानक रामीन के करीब आया और रामीन ने इसकी उंगलियों का लमस अपनी कमर पर महसूस किया तो बहुत डर गई, लेकिन सब इतनी जल्दी वो कुछ समझ न सकी, जबकि अली पीछे और एक नज़र रामीन पर डालकर वहाँ से चला गया। बेशक वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसे ये सब बहुत अजीब लगा। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ आई, जहाँ काफ़ी देर से ड्राइवर इसका इंतज़ार कर रहा था, और गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचकर मामा से चुप करके डांट खाने के बाद वो अपने कमरे में आई, कपड़े चेंज करके बेड पर कंबल ओढ़कर लेट गई। इसे बार बार वही याद आ रहा था, अली का इसके करीब आना और इसकी जिप बंद करना। हाय अल्लाह जी, क्या सोचता होगा मेरे बारे में? रामीन को अजीब सा लगा। जो भी सोचे। फिर अपनी सारी सोचें छटक कर सोने की कोशिश करने लगी। आशिफ प्लीज़, अब मुझे सांस भी नहीं आ रही। पकीज़ा बेड के एक साइड कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी, जब एक हाथ इसने अपनी नाक पर रखा हुआ था। आशिफ सामने सोफे पर बैठा काफ़ी देर से स्मोकिंग कर रहा था। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेले थे। खिलाफ मामूल आशिर आज घर पर ही था। आज बिया को सना ने अपने पास रख लिया क्योंकि वो कल अपने शौहर के पास जा रही थी, इसलिए इसने कहा कि आज बिया को अपने कमरे में रखेगी। पाकीज़ा उठकर बैठी और उंगली का इशारा आशिर के हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ किया, जबकि पाकीज़ा का बायां हाथ अभी भी नाक पर था। आशिर ने एक नज़र पाकीज़ा को देखा और फिर हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को एशट्रे में फेंक दी और अपनी फाइल पर झुक गया और फिर अपने ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ हो गया। आशिर, मुझे आपसे बात करनी है, पाकीज़ा ने झिझकते हुए कहा। सुन रहा हूँ। आशिर ने पाकीज़ा को बगैर देखेगा, वो भी फाइल पर झुका हुआ था। आशिर प्लीज़, आप मेरी वजह से खुद को असियत मत दिया करें। आप मेरी वजह से घर लेट आते ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। कल सना भी चली जाएंगी और परसों आंटी अहमद भाई के पास चली जाएंगी। तब तक आप मुझे बर्दाश्त कर लें। इनके जाने के बाद मैं कोशिश करूँगी आपके सामने कम से कम आऊँ। पाकीज़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम अपनी आंखों में तैरने वाले आंसुओं को पलकों की बाढ़ से नीचे न गिरने देना और इन्हें वापस पीछे धकेल कर होंठों पे मुस्कुराहट सजाना है। सिर्फ पाकीज़ा जानती थी वो सब किस दिल से कह रही थी, जबकि आशिर की बेरुखी से बहुत तकलीफ देती थी। आशिर बेड की तरफ आया और बेड पर पाकीज़ा के करीब बैठ गया। तलाक ले लो मुझसे, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। आशिर ने पाकीज़ा के चेहरे पर आंसू देखे वो जाने अनजाने में इसे दुख दे रहा था। आशिर प्लीज़। आशिर की बात पाकीज़ा के समातों पर हथौड़े की तरह लगी। वो तड़प के इसने आशिर के होंठों पर अपना हाथ रखकर इसे बोलने से रोका। पाकीज़ा, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, ये सब मेरे बस में नहीं। मैं शीज़ा को कभी नहीं भूल सकता, वो मोहब्बत है मेरी। तुम अलग हो जाओ मुझसे, किसी की फिक्र मत करना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आशिर ने पाकीज़ा को देखते हुए कहा। वो इतना बेरहम नहीं था कि इसे एहसास न हो कि वो पाकीज़ा के साथ गलत कर रहा है। आशिर प्लीज़, ये लफ्ज़ मत बोलें बार बार। मैं ये दाग माथे पर नहीं सजा सकती, अपने माँ बाप को ये सदमा नहीं दे सकती। प्लीज़, मैं कभी भी आपको मजबूर नहीं करूँगी रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे अपना नाम मत छीनिएगा। पाकीज़ा ने इल्तिजाई नज़रों से आशिर को देखकर कहा। पागल मत बनो, सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? आशिर ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। आप मेरी फ़िक्र नहीं करें, और हाँ प्लीज़ आप इतनी सिगरेट नहीं यूज़ किया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं, इसकी स्मेल बहुत बुरी है। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। पाकीज़ा की आखिरी बात पर आशिर ने से थोड़ा आंखें निकाल कर देखा, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। ये पहली बार था कि इन दोनों ने एक दूसरे से इतनी बात की थी, नहीं तो वो तो कभी बात ही नहीं करते थे। पाकीज़ा तो इतने में खुश हुई थी। कुछ लोगों के नसीब स्याह होते हैं, इन्हें ताल्लुक़ तो मिलते हैं मगर मोहब्बत नहीं। पाकीज़ा को अपना शुमार भी इन स्याह बख्तों में लगा था। अच्छा जी, पहले अपने आप को ज़्यूम कर लिया कि मैं है ही नैश, तो फिर जो अपने आप नैश ज़्यूम कर लिया है तो फिर हो सकता तो नैश ही निकले। असर कल तुम्हें एक काम करना है। वो इस वक्त हवेली में था, लॉन्च में बैठा, सोफे पर बैठा, टांगने सामने पड़े टेबल पर रखी हुई थी, जबकि हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। शाहजी आप हुक्म करें, असगर ने नहायत अदब से कहा। कल सलमान की बेटी कॉलेज से घर नहीं जानी चाहिए, कल इसी वक्त वो हवेली में नजर आनी चाहिए मुझे, जामिन ने हुक्म सख्त लहजे में कहा। जो हुक्म शाह साहब। असगर ने फिर अदब से कहा। तुम जा सकते हो। जामिन ने एक और हुक्म असगर को दिया। जी, और फिर असगर वहाँ से चला गया। 12 साल बाद कल तुम और मैं एक दूसरे के रूबरू होंगे मिसेस जामिन अली शाह। पता नहीं तुम्हें याद भी होगा कि नहीं, कल तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। जामिन ने सिगरेट का कश लेते हुए खुद से कहा, फिर वो गहरी सोच में डूब गया। पाकीज़ा इस वक्त लॉन में अपनी सोचों में घुम बैठी थी, जब सना ने इसके पास कुर्सी पर बैठते हुए इसे पुकारा। जी आप ही। पाकीज़ा की सना की पुकार पर पाकीज़ा होश की दुनिया में वापस आई। जानती हूँ मैं कि किस दुनिया में गुम हो तुम। 6 माह हो गए तुम्हारी शादी को पाकीज़ा। आशिर तो है ही शीज़ा के लिए पागल, आखिर मोहब्बत की शादी थी इससे। वो इस दुनिया में नहीं है शीज़ा, लेकिन आशिर तो इसे भूलने को तैयार ही, तुम्हारे साथ भी ज्यादती कर रहा है वो, और तुम अपना हक क्यों नहीं मांगती इससे? पाकीज़ा को उदास देखकर सना इसे फिर समझाने लगी। छोड़े ना आप ये बातें, आप भी आज चली जाएंगी, मुझे आप बहुत याद आएंगी। सना की बात नज़रअंदाज करके वो बात बदल गई।
सना के जाने से वो बहुत उदास हो रही थी क्योंकि सना इसे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह पेश आती थी, हर बात में इसका ख्याल रखती। तुम भी बात बदल रही हो। सना ने पाकीज़ा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपको बहुत मिस करूँगी, आप बहुत अच्छी नंद है। ये कहते ही पाकीज़ा ने सना को गले लगा लिया और सना ने भी दिल में इसकी खुशियों की दुआ की। कुछ घंटों के बाद सना एयरपोर्ट रवाना होगी। चले बाबा, हुरैन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो भी कॉलेज से निकल कर बाहर आई थी जहाँ इसका ड्राइवर इसका इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी में बैठते इसने ड्राइवर से कहा। फिर उन्होंने रामीन को भी पिक किया। आप ही अपना मोबाइल देना प्लीज़। रामीन ने हुरैन के साथ बैठते फरमाइश की तो हुरैन ने इसको घूर कर देखा और बैग से अपना मोबाइल निकाल कर रामीन को दे दिया। अभी गाड़ी ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि एक दूसरी गाड़ी ने इनकी गाड़ी के सामने आकर रास्ता रोका और इस वक्त वहाँ इन दो गाड़ियों के अलावा कोई ना था। ये क्या हुआ बाबा? हुरैन जो कि किसी नोट को सामने रखे पड़ रही थी, अचानक गाड़ी रुकने पर घबरा कर पूछने लगी। पता नहीं बीबी जी, कौन है ये लोग? ड्राइवर ने जवाब दिया। घबरा तो वो भी रहा था, लेकिन क्योंकि अब सामने वाली गाड़ी में से दो लोग जिनके हाथों में पिस्टल थी निकल कर इनकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। इनमें से एक ने हुरैन की तरफ का दरवाज़ा खोला जबकि दूसरे ने ड्राइवर को बाहर निकाल कर इसके सर पर पिस्टल रख दी। सीधी तरह हमारे साथ चलो, नहीं तो ये अपनी जान से जाएगी। दूसरे ने अपनी पिस्टल का रुख रामीन की तरफ किया जिसके हाथ में अभी भी मोबाइल था जिसमें वो गेम खेल रही थी, लेकिन इस कार्रवाई से वो भी हुरैन की तरह घबरा गई। कौन हो तुम लोग? ठा अभी अल्फाज हुरैन के मुंह से अदा हुए थे कि शख्स ने ड्राइवर की टांग पर गोली मारी। अब ड्राइवर ज़मीन पर लेटा दर्द से तड़प रहा था। चलो हमारे साथ, नहीं तो अब अगली गोली इसको लगेगी। हुरैन और रामीन अभी भी गाड़ी में बैठी थी। इसकी बात सुनकर हुरैन एकदम गाड़ी से बाहर निकली। नहीं आप ही, रामीन ने हुरैन को रोकना चाहा लेकिन हुरैन गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। क्या चाहते हो? मेरी बहन को कुछ मत करना, हुरैन ने हिम्मत करके कहा। आंखों में बेहद डर था। इससे पहले हुरैन कुछ कहती, इनमें से एक ने इसके मुँह पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। लाख लानत जामिन शाह तेरे दिते, अपनी बीवी ने किसी होर को चकवा रहा। लाख लानत वो भी बेशुमार है। रामीन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी जान से प्यारी बहन को इसकी आंखों के सामने कोई ले गया। वो तो लानत है, तो देखो फ़ोन भी खो लिया। ड्राइवर अभी तक सड़क पर लेटा तड़प रहा था। कुछ देर बाद रामीन का सख्ता टूटा तो इसने अपने पाँव में पड़ा मोबाइल उठाया जो कि डर की वजह से इसके हाथ से छूट कर वहीं गाड़ी में गिर गया। फिर एक नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा, दूसरी रिंग पर फ़ोन उठा लिया। जी मेरा बेटा। सलमान शाह की आवाज़ उभरी। वो इस वक्त मीटिंग में थे लेकिन फ़ोन पर हुरैन को कॉल आता देख फ़ौरन कॉल पिक करके, पापा ले गए पापा। रामीन अपने हवासों में नहीं थी। कोई ले गए? रामीन बेटा क्या हुआ? रामीन की घबराई हुई आवाज़ सुनकर सलमान शाह भी घबरा गए। पापा वो आप ही को ले गए, रामीन ने रोते हुए बताया। क्या कह रही हो रामीन? कहाँ है हुरैन? बताओ कहाँ हो तुम लोग? सलमान शाह उठ चुके थे। इनका रुख पार्किंग की तरफ था। रामीन ने रोते हुए इन्हें सारी सूरत हाल बताई। वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ साथ आशिर और पाकीज़ा के दरमियान फासले भी कम हो रहे थे। आशिर को पाकीज़ा की आदत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा ने आशिर के दिल और ज़िंदगी में अपनी जगह बना ली थी। बिया 5 साल की थी जब पाकीज़ा को अपनी उम्मीद से होने का पता चला। वो भी लॉन में बैठी आशिर के ऑफिस से आने का इंतज़ार कर रही थी। वो भी अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। 4 साल इसने कितने सब्र से गुजारे, आशिर की बेरूही बर्दाश्त की। इसे वो रात याद आई जब इन दोनों के दरमियान के फासले ख़त्म हुए थे। ये क्या कह रहे थे आप आशिफ अभी फ़ोन पे? आशिर कमरे में टहलता हुआ फ़ोन कान से हटाते हुए मुड़ा था जब इसे अपने पीछे से पाकीज़ा की आवाज़ आई और वो इसके चेहरे से अंदाज़ा लगा चुका था कि पाकीज़ा इसकी फ़ोन पे होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी है। वकील से बात कर रहा था तुम्हारी और अपनी तलाक के सिलसिले में। आशिर ने आम से लहजे में कही जाने बगैर के मुकाबिल पर इसके कहे गए अल्फाज सुनकर क़यामत गुजरी थी। आशिर प्लीज़। पाकीज़ा की आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि आशिर पाकीज़ा से नजरें चुरा रहा था। आशिर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आशिर ऐसे नहीं करे। ये कहते पाकीज़ा ने आशिर के सामने अपने हाथ जोड़े जिनको आशिर ने फ़ौरन थाम लिया। पाकीज़ा आशिर को कुछ भी मौका दिए बगैर पाकीज़ा आशिर के गले लगी। ये दाग मत दे मुझे आशिर, मेरे माँ बाप सह नहीं सकेंगे। आशिर प्लीज़ मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ आशिर प्लीज़, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर, प्लीज़ ना करें ऐसा। मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी जैसे आज तक नहीं की। आप और बिया ही मेरी ज़िंदगी है, मत छीने मुझसे अब मेरी ज़िंदगी, प्लीज़ आशिर। इस वक्त आशिर को पाकीज़ा की हालत देखकर खुद पर गुस्सा है क्योंकि इसकी वजह वो खुद था। वो पाकीज़ा के मुँह से अपने लिए इज़हार मोहब्बत सुनकर और शर्मिंदा हुआ। वो पाकीज़ा के वजूद को हमेशा नज़रअंदाज कर देता था जबकि पाकीज़ा अपना हर फ़र्ज़ निभा रही थी और बिया की भी सगी औलाद की तरह पा रही थी। पाकीज़ा। इस बार आशिर की आवाज़ में मलाल था। इसे आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसने पाकीज़ा के साथ हमेशा गलत किया। नहीं 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 प्लीज़ नहीं आशिर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है आप कहेंगे कि आपकी बात मान लूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी, कभी नहीं। पाकीज़ा अभी भी आशिर के गले लगी हुई थी। मासूमियत से कहती वो आशिर के दिल को पिघला रही थी। फिर आशिर ने एक फ़ैसला करते हुए पाकीज़ा के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग कर दिया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ पाकीज़ा। आइंदा इस बारे में बात कभी नहीं करूँगा तुमसे। आशिर की आवाज़ भी भर आई हुई थी। मामा। बिया की आवाज़ पर पाकीज़ा हाल में वापस और अपने सामने 5 साल पिंक फ्रॉक पहने बालों की 2 पोनियाँ बांधे खड़ी देखा। जी मामा की जान, मोहब्बत से कहते पाकीज़ा ने बिया को अपनी गोद में बिठा और इसके दोनों गालों को चूमा। मामा पापा कब आएंगे? पाकीज़ा की गोद में बैठी वो रोज़ की तरह आज भी आशिर का इंतज़ार कर रही थी। मामा की जान, बस आने वाले हैं आपके पापा, पाकीज़ा ने प्यार से कहा। जब तक पापा नहीं आते आप मामा से बातें करो। अच्छा ये बताओ बिया, क्या बिया को छोटा भाई या बहन चाहिए?
बिया से सवाल करने के बाद पाकीज़ा बिया के चेहरे को बगौर देखने लगी। बिया बिल्कुल आशिर की तरसी थी, इसके नैन नक्श बिल्कुल अपने बाप जैसे थे। बेसख्ता पाकीज़ा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इसका बच्चा भी बिया की तरह। चाहिए मामा, बिया को चाहिए। आपको पता है माँ का छोटा भाई है, मुझे भी वैसे भाई चाहिए। बिया का जवाब सुनकर पाकीज़ा और खुश होगी। ओके मेरी जान, आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह खैर से आपको भाई दे। कब मामा? जल्दी बेटा। सच्ची मामा? प्रिंसेस? आशिर की आवाज़ पर दोनों ने आशिर को देखा। आशिर ने बिया को उठाकर प्यार किया। प्रिंसेस आप अंदर जाओ, मामा पापा आ रहे हैं। आशिर पाकीज़ा और बिया की गुफ्तगू सुन चुका था, इसलिए अकेले में पाकीज़ा से बात करना चाहता था। ये अभी जो बात तुम बिया से कह रही थी वो सच है? पाकीज़ा के साथ बैठता हुआ इसकी आंखों में देखता पूछने लगा। जी, आशिर के पूछने पर पाकीज़ा ने कहा। पाकीज़ा तुम, मैं मतलब हम दोनों? आशिर ने जिस बात से चूर लहजे में कहा। जी कहते पाकीज़ा आशिर के सीने से लगी। थैंक्स पाकीज़ा, मोहब्बत से कहा गया। हाँ बोलो। अगला सीन शुरू हो गया। वो इस वक्त थाने में बैठा, वो काफ़ी मसरूफ़ था जब अस्कर की कॉल आई। एक हाथ से फाइल पर कुछ लिखता, दूसरे हाथ से फ़ोन को कान से लगाया। वो बोला, शाजी काम हो गया। अस्कर ने असली ताबेदारी से कहा। अस्कर की बात सुनकर फाइल पर लिखते हाथ रुके। अभी कहाँ है वो? आम लहजे में पूछा गया। शाजी वो बीबी जी अभी हवेली में है, अस्कर ने जवाब दी। ये कहते जामिन ने कॉल काट दी, फिर फाइल पर काम करने लगा, जबकि ध्यान अब कहीं और था। कोई मज़ीद बगैरती तभी ध्यान होना। जामिन जामिन किसी सोच में गुम था जब अली ने इसे पुकारा। अली के पुकारने पर जामिन ने इसकी तरफ देखा। हाँ। जामिन ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी, अपना टेबल से मोबाइल उठा रहा था। दोनों साथ चलते हैं, काफ़ी देर होगी वैसे भी। खड़ी रात के 10 बजे आ रही थी। जामिन को उत्तर देकर अली जल्दी से बोला, नहीं तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम से है, पहले वो करना है। जामिन को हवेली जाने से पहले कहीं और भी जाना था, वैसे भी अभी वो अली को कुछ नहीं बता सकता, इसलिए फ़ौरन मना कर दिया। ओके बॉस, जो हुक्म। अली ने सर को खम देकर कहा, जबकि जामिन इसे एक नज़र देखता वहाँ से जा चुका था। थाने से निकलने के बाद जामिन काफ़ी देर सड़कों पर बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। जब थक गया तो गाड़ी का रुख हवेली की जानिब किया। जब इसने हवेली में कदम रखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। शाहजी कोई हुक्म? जामिन जब हवेली आया तो अस्करी से बाहरी मिला, ताबेदारी से सर झुकाए कहा, अम्मा कहाँ है? आशिर ने रुककर अम्मा का पूछा, जो कि इसकी काफ़ी पुरानी मुलाजमत थी। जामिन को इन्हें नहीं पाला था, इसलिए जामिन इनको अम्मा कहता था। शाहजी वो बीबी जी के साथ हैं, अस्कर ने कहा। ठीक है तुम जा सकते हो बस कर। जामिन ने से जाने का कहा और तो अपने रूम में चला गया। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, पिस्टल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अलमारी की जानिब गया और अलमारी से आरामदेह लिबास निकाल कर अब वो बात लेने चला गया। 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आया तो ट्राउज़र और शर्ट पहने हुए था और तौली से बाल खुश करके अब वो शीशे के सामने खड़ा सर में कंघी कर रहा था। ओह अहम काम तो भूल ही गया। वो अब कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतर कर दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो सामने घुटनों में सर्दी एक लड़की बैठी थी। ब्लैक जीन्स और सुर्ख रंग की घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आती शर्ट पहने, गले में स्टॉलर मफलर की तरह लपेटे, भूरे बाल कैचर में कैद थे, लेकिन कुछ लटें बाहर निकल रही थी। इसको बगौर देखने के बाद जामिन अम्मा की तरफ मतवज्जा हुआ, जो कि इसके पास बैठी इसको कुछ कह रही थी। जामिन को देखती खामोश होगी। पास ट्रे में खाना ना जाने कब से पड़ा ठंडा हो चुका था। अम्मा मैं आ गया हूँ, अब आप आराम करें जाकर। जामिन के कहने पर अम्मा ने एक नज़र इस मासूम लड़की को देखा जो जब से आई थी रोए जा रही थी, फिर उठकर चली गई। इस वक्त हवेली में कोई मुलाजिम ना था, सब अपने क्वार्टर में जा चुके थे। जामिन की आवाज़ पर हुरैन ने घुटनों से सर उठाकर जामिन को देखा। हेलो स्वीट हार्ट, अंदाज मोहब्बत भरा रखा गया। कौन है आप? हुरैन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। जामिन के मुंह से स्वीट हार्ट सुनकर इसका दिल बुरी तरह घबराया था। बता देता हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। जामिन ने आगे बढ़कर हुरैन को कंधों से पकड़कर खड़ा किया और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पीछे ज़बरदस्ती चलाने लगा। नहीं प्लीज़ नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? प्लीज़ छोड़ें, प्लीज़ प्लीज़। हुरैन रोते हुए अपना हाथ जामिन के हाथ से छुड़वा रही थी, लेकिन बेसूद। खामोशी से चलो, शोर पसंद नहीं है मुझे। और आमना चल, शोर सुन के मिर्गी दौरे पड़ने शुरू हो जाते। जामिन ने रुककर सख्त लहजे में कहा और फिर इसे अपने साथ घसीटने लगा। प्लीज़ छोड़ें, जाने दे मुझे, मेरे मामा पापा परेशान हो। अल्फाज अभी हुरैन के मुंह से पूरे अदाब ही नहीं हुए थे कि एक जोरदार थप्पड़ जामिन ने इसे मारा था। थप्पड़ इतना ज़ोर से लगा था कि हुरैन का होंठ फट गया और खून जारी हो गया। मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, समझी तुम? चंडाला सीजन एक मुक गया, दूजा शुरू हो गया। हुरैन के चेहरा अपने हाथों में दबोच कर गुस्से से कहा और फिर सीनिया चढ़ता हुआ जामिन हुरैन को अपने कमरे में ला चुका था और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके इसकी तरफ मुड़ा। दूर रहो मुझसे, खुदा के लिए मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे करीब मत आना। जामिन जैसे जैसे हुरैन की तरफ कदम बढ़ा रहा था, हुरैन वैसे डरते हुए पीछे होती जा रही थी कि अचानक जामिन ने हुरैन के बालों से पकड़कर अपने करीब किया। माय डियर वाइफ, अपने शौहर को नहीं पहचान रही आप? क्या हो गया आपकी याददाश्त को? हुरैन को कमर से पकड़कर अब वो इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। नज़र हुरैन के लरसते होंठों पर थी। जामिन की नज़रों से घबराकर हुरैन ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। आप? बेयकीनी से कहा गया, जबकि आंखें हनूस झुकी हुई थी। हाँ मेरी जान, मैं सैयद जामिन अली शाह।
اس کی آنکھوں میں دیکھتا مغرورانہ انداز میں کہہ رہا تھا، پلیز جانے دے، ماما پاپا پریشان ہوں گے، پلیز۔ ابو حرین نے ذرا سی نظر اٹھا کر زامن کو دیکھا، لیکن اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ لیکن زامن نے اسے بے دردی سے اپنے سے دور بیڈ پر پھینکا۔ اس طرح اچانک زامن نے اسے بیڈ پر پھینکا تو وہ سہم گئی۔ آج نہیں، اور کچھ مت سوچو، صرف میرے بارے میں سوچو، زامن نے خمارآلود لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ کی سائڈ دراز کو کھول کر سگریٹ نکالی اور چلتا ہوا صوفے کی جانب آیا۔ صوفے پر بیٹھ کے ٹانگیں سامنے پڑے میز کے اوپر رکھ کر اب وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ نظریں ہنوز حرین کی طرف تھی جو کہ بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور شاید کام پی رہی تھی۔ اب وقت آ گیا کہ ہم دونوں ساتھ رہیں، کیونکہ کچھ حساب بھی برابر کرنے مجھے تمہارے گھٹیا باپ سے، جذبات سے آری لہجے میں کہا گیا۔ نہیں میرے پاپا گھٹیا، میرے پاپا کے بارے میں ایسے بولنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ گھٹیا میرے پاپا نہیں، آپ ہے، کیونکہ آپ مجھے کڈنیپ کر کے لائے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اس وقت میرے ماں باپ پر کیا گزر۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کو بالکل اچھا نہ لگا کہ زامن کا اس کے باپ کو برا کہنا۔ ابھی حرین بول رہی تھی جب زامن اس کی طرف آئے، بال اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بدتمیز، گھٹیا، بے غیرت لڑکی، تمہاری اتنی جرت کہ تم زامن علی شاہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو؟ سارے پر پرزے کاٹ دوں گا میں بھی تمہارے۔ بد کردار ہو تم، غیر مردوں کے سامنے سے بےہودہ لباس میں گھومتی پھرتی ہو۔ اشارہ اس کے لباس کی طرف تھا۔ اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دے کر کہا، وہ دو تین زوردار تھپڑ بھی سے مار چکا تھا۔ ہاں تو ہی تے کرداردہ پکا بے غیرت آدمی۔ آہ پلیز۔ کچھ دیر پہلے والی ہمت اب کہیں نہیں تھی۔ حرین بھی چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئے زامن سے بے حد خوف زدہ تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں کہتے حرین کو ایک طرف اب پھر بیڈ پر پھینکتا سگریٹ اور لائٹر لے کر ٹیرس پر چلا گیا۔ حرین زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنسو آنکھوں سے ہنوز جاری تھے۔ زامن کا یوں اغوا کروانا، پھر اس کا ہائے ہائے کتے جا رہا بھائی، پھر اس کا رویہ اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، لیکن پھر خاندانی مسائل اور جان کے خطرے کی وجہ سے سلمان شاہ اپنی فیملی کو ملک سے باہر لے گیا، اور پھر کبھی زامن اور حرین کے نکاح کا ذکر نہیں ہوا، اور نہ کبھی دونوں خاندان آپس میں ملے۔ آج حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ آج حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا۔ پاکیزہ اور عاشر کی زندگی میں بہار آ گئی۔ بیا کی بھائی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ آج وہ اپنی سب دوستوں کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی آیا۔ ناہید بیگم نے اپنے پوتے کا نام سید زامن علی شاہ رکھا۔ اچھا زامن دا امی ابا دی کہانی چل رہی نا۔ عاشر اور پاکیزہ کے بھی چہرے سے مسکراہٹ جتا نہیں ہو رہی تھی۔ آج پاکیزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کو صبر کا پھل مل گیا۔ زامن کے نئے نقش بالکل عاشر کے جیسے تھے۔ زامن کے آنے سے حویلی میں خوشیاں آ گئی تھی۔ ناہید بیگم ہر وقت اپنے پوتے اور پوتی میں لگی رہتی۔ ان کی جان بس بیا اور زامن میں تھی۔ سب کا بے حد پیار اور لاڈ کے باوجود زامن بگڑا نہ تھا۔ وہ ایک بہت تمیزدار کمگو بچہ تھا۔ ساری بغیرتیوں نے جوانی سے جو مارنی سی انتقام دی آڑج۔ اتنے شان و شوکت کے بعد زامن کی طبیعت میں عاشر کی طرح رعب آ گیا تھا۔ زامن کے پیدا ہونے کے بعد بھی پاکیزہ نے بیا اور زامن میں کبھی فرق نہ کیا۔ ہر چیز پر پہلا حق بیا کو دیا جاتا۔ پاکیزہ کی پرورش تھی، یہ جاننے کے باوجود پاکیزہ بیا کی سگی ماں نہیں ہے، پھر بھی زامن اور بیا میں بے حد پیار تھا۔ آج حویلی میں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عاشر علی شاہ اور پاکیزہ ایک ساتھ ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ احمد سلمان شاہ اور سمیہ بھی دوسری طرف ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ناہید بیگم ان سب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں طرف حویلی کا اکلوتا وارث ان کا پوتا زامن علی شاہ بیٹھا تھا، اور بائیں طرف لاڈلی پوتی حرین بیٹھی تھی، جبکہ گود میں 3 سالہ رامین بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ بیا کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا جو کہ بھی کالج سے آئی تھی۔ سب نے مل کر وہ عاشر اور پاکیزہ کے درمیان میں جگہ بنا کر بیٹھ گئی، اور پھر سب سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ماشاءاللہ میری بچوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے ناہید بیگم نے دل میں دعا کی۔ امی جان آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا؟ آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا؟ عاشر نے سب کے آتے ناہید بیگم کو مخاطب کیا۔ اس وقت وہ سب ناہید بیگم کے کمرے میں تھے۔ رات کا وقت تھا، سب بچے اپنے کمروں میں تھے جب ناہید بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں عاشر شاہ اور سلمان شاہ اور دونوں بہوؤں پاکیزہ اور سمیہ کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ناہید بیگم نے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی جان کیا حکم ہے؟ پاکیزہ نے نہایت احترام سے کہا۔ جی امی آپ حکم کریں، سلمان اور سمیہ بھی ایک ساتھ بولے۔ بیا میری بڑی پوتی ہے، اب اس کی شادی کے معاملات چلیں گے۔ 1-2 اچھا رشتہ بھی آیا، لیکن ثنا نے اپنے بیٹے کے لیے اسے مانگا، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اور تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ عاشر اور پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عاشر نے پاکیزہ کو دیکھا۔ پاکیزہ نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ امی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عاشر نے خوش دلی سے کہا۔ یہی اچھا، لیکن بچوں کی شادیوں سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کچھ اہم کام ہو جائے، اور ویسے بھی میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ۔ ایک پل کو وہ رکی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے امی، عاشر نے فوراً کہا۔ بیٹا زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے بات پھر جاری رکھی۔ میں نے زمین تم دونوں میں برابر میں تقسیم کی ہے۔ ہاں دونوں فیکٹریاں عاشر کے نام کی ہیں، دونوں آفس بھی عاشر کے ہیں۔ سلمان تم نے جب اپنا نیا کاروبار شروع کیا تو تم نے اس وقت ایک فیکٹری لے لی تھی، اور بھی بہت بار تم بینک سے بھاری رقم نکلوا چکے ہو، تو اب تمہاری ایک فیکٹری ہے، لیکن میں اپنی تینوں پوتیوں کے نام اپنے حصے کی زمین کر رہی ہوں۔ آج ایک وکیل سائن کروا لے گا تم لوگوں سے۔ تم لوگوں کو کسی بات سے اعتراض تو نہیں؟ جب سب نے رضامندی ظاہر کی تو ناہید بیگم پھر گویا ہوئی۔
ज़ामिन ज़ामिन इस हवेली का इकलौता वारिस है। हवेली के असूलों के मुताबिक मैंने ये हवेली ज़ामिन के नाम कर दी है। सबको देखते हुए उन्होंने फिर से अपनी बात जारी रखी। बिया भी अपनी पप्पी ज़ात के घर जाएगी, इसकी तरफ से इत्मीनान है मुझे। बस मैं चाहती हूँ मेरे ज़ामिन की दुल्हन हुरैन बने। जब अपने घर में बच्ची मौजूद है तो बाहर की क्यों? मेरी हुरैन राज करेगी यहाँ। अब तुम लोग बता दो, क्योंकि माँ बाप तो तुम हो। नाहिद बेगम ने कहने के बाद सबके तासुरात देखे। अम्मी, मुझे तो आपके फ़ैसले से बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले समिया बोली, खुशी इनके चेहरे से आया थी। जी अम्मी, मेरी भी एक ख्वाहिश है, हुरैन ही मेरे ज़ामिन की दुल्हन बने। पाकीज़ा भी खुशदिली से बोली। अम्मी, हुरैन के लिए ज़ामिन से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं आपके फ़ैसले पर। सलमान को भी माँ का फ़ैसला अच्छा लगा। आखिर को हवेली के इकलौते वारिस से इनकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही थी। अम्मी, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। आशिर भी खुश था। ठीक है, फिर इस जुम्मे को ज़ामिन और हुरैन का निकाह करवा देते। नाहिद बेगम की बात पर सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। अम्मी, दोनों बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएं, अभी तो दोनों छोटे। सबसे पहले आशिर ने माँ को कहा। इन्हें ये बात सही नहीं लगी थी। जी अम्मी, बच्चे छोटे हैं, अभी अभी मंगनी कर देते, कुछ अरसे बाद निकाह कर देंगे। पाकीज़ा ने कहा। अम्मी, इतनी जल्दी? समिया ने भी सास को कहा। मेरी ज़िंदगी का क्या पता, कल का सूरज देख पाऊंगी भी या नहीं। बस अपने ज़ामिन और हुरैन का निकाह अपनी आंखों के सामने करवाना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों का एतराज़ है तो ठीक है, मैं ऐसे ही मर जाऊँगी अपने बच्चों की खुशियाँ देखे बगैर। नाहिद बेगम ने मसनूई नाराज़गी से कहा। कैसी बातें करी अम्मी आप, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी देंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं अभी। चले, ज़ामिन तो 15 साल का बालिग है। लेकिन अम्मी, हुरैन कमसन बच्ची है, आशिर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरा बस यही फ़ैसला है, अगर एतराज़ है तो ठीक है, तुम लोगों की मर्ज़ी, अब तुम लोग जा सकते हो। नाहिद बेगम नाराज़गी से बोली। अम्मी, मुझे और समिया को कोई एतराज़ नहीं है। सलमान ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा। अम्मी, हमें भी कोई एतराज़ नहीं। पाकीज़ा ने आशिर को आंखों के इशारे से मना करने को रोका। जी अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी। आशिर ने भी बहस ख़त्म की। ठीक है, जुम्मे को ज़ामिन और हुरैन का निकाह बहुत धूमधाम से होगा। सलमान, कुछ भी करो, बस मुझे मेरी बेटी ला दो। कैसे बाप हो तुम, अभी तक कुछ नहीं कर सके। पूरा दिन गुजर गया, मैं तुम्हें बता रही हूँ सलमान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। समिया शाह बार बार यही कही जा रही थी। इस माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब इसकी जवान बेटी दिन दहाड़े अगवा हो जाती है। वो इस वक्त रो रही थी, अपनी बेटी की खैरियत की और इसकी इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ कर रही थी। और साथ साथ सलमान को भी बार बार कह रही थी। वो इस वक्त न जाने किस किस को फ़ोन कर रहा था। रात भी बहुत हो गई थी, लेकिन हुरैन का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सलमान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था हुरैन को ढूंढने की, लेकिन बेसुध। ऊपर से समिया और आमी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। दिल में हज़ार वसवसे आ रहे थे। इस वक्त सलमान बेबसी की इंतहा पर था। केड़ी बगैरती मारी सलमान ने पास्ट दे विच, जेड़ा अगे आ गया उहदे। हुरैन की बात पर ज़ामिन को शदीद गुस्सा है। वो गुस्से को ज़ब्त करता टेरेस पर आ गया। अब वो सिगरेट की डब्बी ख़त्म कर चुका था। आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी, लेकिन गुस्सा कम ना हो रहा था। फिर कुछ सोचता वापस कमरे में आ गया। जब इसने कमरे में कदम रखा तो हुरैन दीवार के साथ लगी घुटनों में सर्दी रो रही थी। इसे देखकर ज़ामिन को एक दफ़ा फिर गुस्सा आया। तो जाकर कान से टक्कर मार दे, गुस्सा है, गुस्सा निकल जाएगा गंदे खून दे नाल। 1 मिनट से पहले उठो यहाँ से। ज़ामिन की धाड़ सुनकर हुरैन ने सर उठाया, फ़ौरन उठ खड़ी हुई। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ज़ामिन गुस्से में और हुरैन डरी सहमी सर झुकाए। एक पल को ज़ामिन को हुरैन पर तरस आया, लेकिन फिर सर चटकर बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। अब रोना बंद करो, शदीद बुरे लग रहे हैं मुझे तुम्हारी आंसू। हुरैन के साथ बेड पर बैठा हुआ उस लहजे में सख्ती लिए बोला। इसकी बात पर हुरैन ने फ़ौरन अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए, क्योंकि वह ज़ामिन से बहुत डर रही थी। इसका वजूद हल्का हल्का काँप रहा था। आंखें रोने की वजह से बेहद सुर्ख हो गई थी। गुलाबी होंठ भी लरस रहे थे, जिसके किनारे पर खून खुश्क हो चुका था। इस वक्त ज़ामिन इसको बगौर देख रहा था। बिलाशबा एक खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती, मासूमियत और कम उम्री से किसी को भी अपने असीर बना सकती थी। लेकिन अफसोस, इसके सामने बैठे ज़ामिन शाह के सीने में दिल की जगह पत्थर था। तोड़े लिया के तोड़ने पत्थर, तोड़े मार मार के ना। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, मज़ीद नहीं। ये कहते ज़ामिन ने हाथ बढ़ाकर हुरैन के गले में लिपटा स्टॉलर गले से उतार कर दूर उछाला। ज़ामिन की इस हरकत पर हुरैन ने हैरत से ज़ामिन को देखा, लेकिन अब ज़ामिन इसे बेड पर लटाकर इस पर झुका था। नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं करें, मुझे जाने दे, ये सब ठीक नहीं। ज़ामिन इसके ऊपर झुका हुआ था। वो घबरा कर आंखें बंद करके बोली, क्या ठीक नहीं है? ज़ामिन ने चीखते हुए कहा और फिर इसकी गर्दन पर लब रख दी। यही सब, मुझे जाना मामा के पास, प्लीज़ जाने दे मुझे। ज़ामिन की कुर्बत हुरैन को पजल करी थी, लेकिन लड़खड़ाती आवाज़ में बोले गई, यही तुम्हारा घर है जानम, बहुत रह लिया माँ के घर, अब शौहर के घर में रहो। और अब खामोश हो, फजूल की बहस नहीं करो, मुझे बहस करने वाली लड़कियाँ जहर लगती हैं। हुरैन की गर्दन से अपने लब उठाकर ज़ामिन ने इसे थोड़ा नरम लहजे में कहा और फिर अपने लबों को इसके गुलाबी गाल छुए। ये क्या करें आप? झुंझलाकर कहते हुरैन ने ज़ामिन को खुद से दूर किया। एक दफ़ा में बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? कितनी दफ़ा बोला अपनी ज़ुबान बंद रखो, लेकिन बहुत ढीठ हो तुम। और क्या पूछ रही थी तुम?
بچی ہو تمہیں نہیں پتہ بھی بیوی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں. آج وقت آ کے میں تم سے اپنا حق وصول کروں. تو بڑے فرض پورے کیتے بغیر تھا نہ تو انہیں کوئی عید برات جوڑا بنا کے دیتا نہ کوئی اور بڑا فرض پورا کیتا. حرین کی حرکت عامر کا سخت ناگوار گزری اس لیے تھاڑتے ہوئے بولا جبکہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر حرین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. پلیز نہیں, پلیز جانے دو. اس سے پہلے حرین کچھ اور بولتی عامر نے ایک ساتھ 2-3 تھپڑ سے مارے اور بالوں سے پکڑ کر سر کو جھٹکا دیا. کتنی بار بول چکا میں تمہیں, بحث سخت ناپسند ہے مجھے, لیکن اپنی بکواس تم نے بند نہیں کی اور اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. وہ شدید تیش کے عالم میں بیڈ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھا کر واپس حرین کے پاس بیڈ پر بیٹھا. حرین کا دائیں ہاتھ پکڑ کر لائٹر سے جلانے لگا. درد کی شدت سے حرین نے آنکھیں میچ لی. آنسو پھر سے بہنے لگے. ان ہاتھوں سے پیچھے کیا نا تم نے مجھے, بے غیرت آدمی. غصے سے کہتا وہ حرین کا بائیں ہاتھ جلانے لگا. کمرے میں حرین کی چیخیں گونج رہی تھی لیکن عامر بے دردی سے اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جلا رہا تھا. جب اچھی طرح جلا چکا تو لائٹر کو زور سے دیوار پر دے مارا. بس اب خاموش, بالکل آواز نہ آئی مجھے تمہاری. جب مر جا کے چولا. حرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ سختی سے بولا مجھے بہت درد ہو رہا ہے. حرین درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی. جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی خوف سے بولی. ایک پل کو عامر حرین کے سرخ آنکھوں میں کھو گیا. بالکل خاموش. حرین کے ہونٹوں پر انگشت شہادت رکھتا وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک گیا اور حرین کو بیڈ پر لٹاتا وہ اپنے ہوش کھونے لگا. بے حد جنونی انداز میں حرین کے چہرے گردن پر اپنے لب رکھتا اور خود کو سراب کر رہا تھا. لانتی, بے غیرت, نفس پرست, حوث نہ ماریا ہویا. حرین چلے ہاتھوں سے مزاحمت کر رہی تھی لیکن عامر کی گرفت مضبوط تھی. حرین کو اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ حرین عامر کی شدتوں کے آگے ہار گئی. پھر کمرے میں حرین کی سسکیاں گونجنے لگی لیکن عامر کو ترس نہ آیا. بڑا کمینہ آدمی سی, انہوں ترس کتوں آنا سی بے غیرت نو. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. پہلی ایپیسوڈ. ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف. آج کمنٹ سیشن تھوڑے زیادہ ہے اس لیے آج کی ایپیسوڈ اتنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اپنی کیسی لگی آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. نہیں حالے میں لفظ نہیں کر رہی, حالے ایسی کمنٹ سیشن والا موو کر رہے ہیں جب دماغ نہیں کام کر رہا یار. 2-3 دن سے ایسا ہو رہا ہے جب سے نیند نہیں نا پوری ہوئی, اتنی زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہے تو مجھے سمجھ نہیں لگتا میں کی کر رہی ہوں. تو آئیں چلتے ہیں اپنے عہدے وال کی اللہ کمنٹ سیشن والی یار. خدا شفیق. اٹ از سو مچ انٹرسٹنگ ناول, آئی کانٹ فارگیٹ اٹ. سکندر شاہ کے ساتھ بھی پورا ہوا تھا بہت, اس لیے اس نے ایسا بدلا لیا. بس اس کو آبرو سے لینا چاہیے تھا. آپ کا یہ ناول بہت زبردست تھا. تتلیوں کے چھو کر ریڈ کریں بائی رخ چودھری, بہت پہلے کہا تھا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. آج آپ نے کافی لمبا کمنٹ کیا. تو ہاں جی, سکندر شاہ بدلا لیتا, جو اصل گناہ گار تھے ان سے لیتا. اتنی ہی اس میں تھی, زمان سے چلو لے لیتا, زمان شاہ سے. اب روز مانتے پہ ہوتا نا زمان نہیں سی. ہاں اپنے, لیکن سب سے پہلا بدلا لیتا اپنے باپ سے. انہوں تے تھوڑی دیر ایک ادھے ہارٹ اٹیک دو بعد انہیں معاف کر دیتا تو پھر ابرو کو لوگ آدھا انتقام لیتا. تو یہ آپ کی بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں. باقی جو ناول آپ کہہ رہی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. عروسہ پری بیوٹیفل, تھینک یو. شہباز جی بہت اچھی, تھینک یو. کچن بھی دکھ رہا, بہت مزے کا ناول آپ ہی, تھینک یو. ایان ملک امیزنگ ایپیسوڈ, تھینک یو. سمیرا ارشد نائس ایپی, تھینک یو. عاشی چودھری یار اب نا اگلا ناول کوئی ایسا ریڈ کرنا کہ وہ نا آفس اور امپلائی پر بیسڈ ہو. پلیز مجھے نہیں ملتے اس ٹائپ کے ناول, یعنی کوئی نیم بتا دو ڈیئر اس طرح کے ناول کے. عاشی ایسا ہے کہ ابھی تو میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی ناول. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ٹائم کا بہت شارٹیج ہے. باقی بہت سیکرٹری بیسڈ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے جلدی. میں ڈھونڈتی ہوں ایسا کوئی ناول. گل یار پلیز سکندر شاہ ابرو پر ہاتھ نہ اٹھایا کرے. ہائے میرے واسطے جو ہونا تھا میرے ہاتھ تو کاٹ کے نا, ہاتھ اس کے ڈوکے کے ساتھ کاٹ کے, وہ جو ہوتا ہے نہیں بڑا سارا وہ چھرا, اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کاٹ کے اس کو تیزاب کے ساتھ غسل کراتی اس کا. تو لیکن انفارچونیٹلی میں اس کی رائٹر نہیں تھی ڈیئر. گل سمیرا ارشد عریض ناول سے زیادہ آپ کے بیچ میں جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ مزے کے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم آنر ڈیئر. نائس ایپی, تھینک یو سمیرا. امایا شاہ ڈیئر سمیرا حمید کا محبت من محرم بھی ریڈ کریں, انشاءاللہ کریں گے اس کو بھی ریڈ. عمر جی نائس ایپیسوڈ, نائس وائس, تھینک یو ویری مچ. نزت نظر مجھے بھی سمجھ نہیں آتا یہ ہیرو ہیروئن کو اس کنڈیشن میں کبھی بیڈ پہ پھینک دیتے تو کبھی پہلو میں گرا لیتے ہیں اور بچے کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. واٹ اے لاجک. ہائے بس تاڈے بغیر میں بھی بڑی شش و پنج دے وچ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مطلب ہاؤ از دیٹ پاسبل, ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. بٹ کوئی نہ, ہوتا ہے چلتا ہے دنیا.
मोहम्मद यूनस जी, कांट वेट फॉर नेक्स्ट, दे दिया मैंने, कल एंड कर दिया था। आपके ये वाले 2 एपिसोड पहले के कमेंट्स हैं, मतलब एक किस्त पहले दे, सेकंड लास्ट दे। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। यार अमेजिंग नावल, ज़बरदस्त शाह मेरे सामने हो तो मैं उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहती। जहर लग रहा है मुझे सिकंदर शाह, इतना कमीना लाम दी हाय, 2-4 लाम था मेरा वाला भी, मैंने भी बड़ा जहर लग गया, बड़ा जहर लग गया। उम्र ते नज़र तो हो गया। तकदीस तोकीर, नाइस, थैंक यू। महरू नदीम, बहुत अच्छी एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। फातिमा मलिक, अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू। सायरा रियाज, अब सब ठीक हो रहा है मगर कुछ कैरेक्टर्स से ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा, जैसे आबरू। लेट्स होप नॉवल की लास्ट एपिसोड अच्छी हो। जी, कैसी लगी फिर आपको लास्ट एपिसोड उसकी, ऐसे बताया होगा आपने। सायरा भी मेरी डेली लिसनर है। बिया, नाइस, थैंक यू। सना काशिफ, अमेजिंग, थैंक यू। सरफराज अहमद ने अपने अंगूठे भेजे हैं और साथ में दिल भेजे हैं। शबाज अली, अमेजिंग 11, थैंक यू। गेमिंग मास्टर और जैफ, वाओ फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, अमेजिंग, प्लीज़ 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 मेगा एपिसोड दे, मेगा थी एंड कर देता मैं। अच्छा, इस नावल के कमेंट्स में ना, ये आज वाले कमेंट्स में मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ें, मतलब नए लोग नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी ऐसे ही साथ रहेंगे। फिजा इस्लाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नावल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने अभी सुनना शुरू किया है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक्स डियर, वेलकम, जल्दी से पूरा करके फिर ब्राई का इजहार कीजिएगा। कोमल बेला, सुपर्ब, थैंक यू। इब्राहिम यासिर, ज़बरदस्त, थैंक यू। फरजाना चौधरी, सबसे अच्छा आपके कमेंट्स देना है, थैंक यू वेरी मच डियर, बहुत अच्छा अंदाज़ बयान है आपका, थैंक यू फरजाना, थैंक यू वेरी मच। सानिया अयूब, अगेन छा गए, बीवी के आशिक पे मजमून लिखे तो होर की यार ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵਾਦ, फिर लिखी उन्होंने मजमून बह के। मीर खान जूनी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। एपिसोड बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। चलो सिकंदर ब्रो को कुछ अक्ल तो आई कि अब्रू की केयर करने लगा, लगता है मोहब्बत भी हो ही जाएगी आबरू से। शाह को खूब मज़े चखाएगी अब आबरू, मज़ा आने वाला है अब नावल में। कोई ना मज़े आए, मज़े दे विच भी यार मोहब्बत तो बाहर भी चढ़ना ही खा दी बेचारी ने, और साथ को भी बस मौका मिलना चाहिए यहाँ को मिलने का। चलो जी, इनविटेशन कार्ड भी मिल गया सिकंदर को अपनी साली साहिबा भाई की शादी का, बट उसके फरिश्तों को भी नहीं खबर के दोनों के रिलेशनशिप का। देखो क्या हंगामा करता है सिकंदर वहाँ जाके, ज़ब्त करके आ गया थी। और ज़फ़र भी एकदम टल्ली हो गया रिम्मी के पीछे प्यार में। और ये सिकंदर क्या कह रहा था गोद भराई करने को, ये तो अच्छा हुआ कि ज़फ़र ने बता दिया। और आबरू भी खुद बदला ले रही है, खूब बदला ले रही है। क्या यार, आबरू ने कोई बदले नहीं लेते, चढ़ना ही खा दिया बेचारी ने। चाय भी गिरा दी उसके हाथ पर, हाय जलन क्या होती है पता चल जाएगा। कोई दिमाग ते एसड़ उसड़ कराती फिर समझ में आता। तो खूब बदला ले रही है आबरू, बना तेरे साथ सुननी है। अच्छा, मैं भी आबरू दे नाल ही सी वैसे। और साथ से तो कुछ खुशी तो इस नावल में कोई है ही नहीं। चलो जी, आयशा जी को अपना खोया हुआ एहसन मिल गया, लेकिन उसको तो नाम भी नहीं पता था, वो तो मैंने ही बताया अभी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच आयशा। आशू आपकी ज़िंदगी पर आसानमंद रहेगी। लेकिन यार बहुत दुख हुआ मुझे, एहसन ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं। बट वो जिसके लिए रो रहा था आंसू, आशू से इनकार जिस वजह से कर रहा था, उसको क्या पता कि आबरू उसकी संग की शख्स की बीवी है और उसके बेबी की होने वाली अम्मा भी है। शाह ने आबरू को घर जाने की इजाज़त दे दी, वो कब जब उसका बेबी दुनिया में आ जाएगा तब। सिकंदर को पता है कि वो अब अपने बेबी को छोड़ कर नहीं जाएगी, तो और की बड़ा चवल आदमी सी, रग रग तो जानदा। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही मज़े का था। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आपकी फैमिली को परेशानी महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पहले 81 कमेंट ज़्यादा, सारे नहीं रीड होंगे, जो रह जाएंगे वो फिर इंशाल्लाह कल होंगे, ठीक है। मोहित अब्दुल्ला, मैं बहुत दिनों बाद फिर से कमेंट कर रही हूँ। आप जो रीडिंग के साथ पंजाबी में गुस्सा करते हैं, नावल में कैसी भी सिचुएशन खुद ब खुद होंठे पर हंसी आ जाती है। हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन आप गुस्सा करती है तो वो बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू वेरी मच डियर। तो आप बहुत दिनों बाद क्यों कमेंट करिए, मैं फिर आपसे नाराज़ हो जाऊँ। आप पहले करती होती थी अक्सर कमेंट, अब आप नहीं कर रही। अब्दुल्ला एम, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू। सबाहत नदीम, बहुत अमेजिंग, थैंक यू। सैरिश नूर, नाइस एपी। ईशा रादी, अमेजिंग एपिसोड। अख्तर वट्टू, इट्स जस्ट अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू टू तीनों, आपके तीनों का। शैलो, एक्साइटेड टू लर्न द एंड एंड क्यूरियस अबाउट द न्यू नावल। लेकिन लर्न एंड हो गया, और आप बताइएगा ज़रूर न्यू नावल आपको कैसा लगा। सलमा खान, हेलो मैडम, आई एम फर्स्ट इन लास्ट एपिसोड, इट्स वेरी नाइस स्टोरी, बट आप जो पंजाबी बोलते हैं इट्स ग्रेट, और आपको बोलते तो शाह के लिए उसको मुझे बहुत हंसी नहीं रुकती। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू मैम, इंडिया से।
تھینک یو سو مچ ڈیئر سلما، آئی ایم آنرڈ کہ آپ سنتی ہیں، مجھے پسند کرتی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس ٹرسٹ شو کرتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں. صباحت ندیم ایکسیلنٹ اینڈ مہرو ندیم امیزنگ اینڈ کیا. تھینک یو ویری مچ ٹو بوتھ آف یو. فاطمہ ملک امیزنگ ایپیسوڈ. فرزانہ چودھری نائس اینڈ تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن تو اختتام کو نہیں پہنچا، لیکن ویڈیو اختتام کو پہنچ رہی. کمنٹس باقی نیکسٹ میں. مجھے اجازت دے. اللہ حافظ.